स्वराज अभियान अवार्ड कार्यक्रम होता है। इस कार्यक्रम में अलग अलग समाज के अलग अलग क्षेत्रों के नाम के सबको सम्मान करने के इस कार्यक्रम में भाई रूस उत्तर प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राहत और उड़ीसा कांग्रेस पार्टी के प्रभारी कांग्रेस कमेटी सेक्रेटरी माननीय अजय लाल ने और आपके उड़ीसा अवार्ड कार्यक्रम के संयोजक भाई जी कांग्रेस के जवाहर बाल मंच के महासचिव प्रियंका जी सिद्धार्थ जी, जो इस सभा में उपस्थित सारे भाइयों और बहनों और पत्रकार मित्रों, लालू जी अजय लालू जी भाषण करने के बाद किसी और को कुछ मिलेगा कहीं बहुत बोलियत नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कुछ बोलने की। तो सिद्धार्थ जी ने बोला मेरे को जाति जनगणना हमने पास करके चलिए। जाति जनगणना ऐसा चीज है, इस देश में 140 करोड़ आबादी है, 140 करोड़ आबादी है। इसमें 7 धर्म है। पूरा विश्व में कहीं ऐसा देश नहीं मिलेगा इतना धर्म एक धरती पे शांति और भाईचारे के साथ हम जीवन बिता रहा है। 7 धर्म के साथ 22 भाषाएं अधिकृत भाषा और 26 भाषा क्यों में खड़े हैं अधिकृत भाषा के दर्जे की। 19,000 बोली बोलती है इस देश में और 3 सिविलाइजेशन है, आर्यन, द्रविडियन साउथ में और नॉर्थ ईस्ट में मंगोलियन। ऐसा खूबसूरत देश इस पूरा दुनिया में नहीं मिलता, क्योंकि मैं पूरा दुनिया घुमा हूँ, पूरा देश घूमते रहता हूँ। इतना खूबसूरत जगह इस भूमंडल में कहीं भी नहीं मिलेगा। इसको सबको एक देश का रूप में राष्ट्र का परिकल्पना जो महात्मा गांधी और कांग्रेस पार्टी ने दिया है, उससे पहले काफी लोग अंधभक्त जो है, जो कुछ राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़े हैं, हमेशा कहानियां छोड़ते रहता है। पर भारत का परिकल्पना कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर कोहिमा तक, इस परिकल्पना को दिया महात्मा गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने। नहीं तो इस देश में 580 राजा महाराजा थे। उड़ीसा में भी राजा महाराजा थे, जयपुर महाराजा थे, राजा थे हमारा किशोर चंद्र देव, बहुत सिंह देव, केपी सिंह देव, देव सब महाराजा राजा थे। हम सब उसके गुलाम थे। ऐसा पूरा देश में 580 राजा महाराजा थे। कोई संविधान नहीं था, जो राजा बोले वही है। राजा के नीचे कोई विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा कोई नहीं था। राजा के नीचे एक मंत्री हुआ करते थे, जैसे पाटिल हुआ करता था आपका नवीन पटनायक के नीचे। ऐसा 1-2 लोग पूरा देश चलाते थे, कोई संविधान नहीं था। तो राजा बोले वही संविधान। जो आजादी की लड़ाई शुरू हुआ, महात्मा गांधी का नेतृत्व में इसको बहुत बड़ा ताकत मिला। महात्मा गांधी आने से पहले भी बहुत काफी लोग, कांग्रेस जो स्थापित हुआ 1885 में, और 1905 तक कोई इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ आजादी के लिए। जो 1885 का जो समिति बना 72 लोगों का मुंबई में तिलक मैदान में, उसका मूल उद्देश्य था जो अंग्रेज शासन था उसको जाके हमारा मेमोरेंडम देने का, कुछ काम करने का। मगर 1905 से लोकमान्य तिलक
गोखले जी, सारे लोग आजादी की लड़ाई शुरू किया है। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, आपके उड़ीसा के जयराज लोग, बहुत लोग। बाद में महात्मा गांधी एक सत्याग्रह के रूप में 1907 से साउथ अफ्रीका में शुरू करके 1915 से आजादी की लड़ाई छेड़ा। आजादी की लड़ाई के साथ साथ ये सिर्फ ब्रिटिश के खिलाफ नहीं था, इस देश को पूर्ण स्वराज बनाने के लिए बहुत बड़ा लड़ाई। केवल आजादी दिलाने से कुछ होने वाला नहीं है, मगर हर एक आदमी अपना पैरों पे खड़ा होने के लिए पूर्ण स्वराज का जरूरी था। इस पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का नारा 1930 में लाहौर का ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सेशन के तहत शुरुआत किया। बाद में 1935 में एम.एन. रॉय करके कम्युनिस्ट का नेता ब्रिटिशर को बोला, देखो हमको भी ताकत है इस देश को संविधान बनाने का, संविधान के तहत हम इस देश को चलाएंगे। इसको पूरा कांग्रेस का भी सपोर्ट मिला, तो उसके साथ संविधान बनाने का प्रक्रिया शुरू हुआ है। तो जाति गणति जो था, अब पहला जाति गणति शुरुआत हुआ 1831 में। जाति गणति नहीं हुआ, जनगणति हुआ 1931 में। और अंग्रेजों ने इस देश में पहला जाति गणति किया। उसके बाद कोई जाति जनगणना नहीं हुआ। हमेशा 1991 से लेकर जनगणति होता था, मतलब जाति जनगणति नहीं होता था। आप लोग सब पूछ सकता है क्यों जाति जनगणति? प्रजातंत्र में जो समाज के आखिरी पंक्ति में जो बैठा आखिरी व्यक्ति तक, इस प्रजातंत्र का और सरकार का जो सुविधा है उसको उपलब्ध होना है। यही प्रजातंत्र का खूबसूरती है, क्योंकि प्रजातंत्र में अपने हिंदी में क्या बोलता है मेरे मालूम नहीं, इंग्लिश में बोलेगा ना, बाय द पीपल फॉर द पीपल टू द पीपल। सरकार चलाता है, कोई राजा महाराजा नहीं चलाता है, तो आप ही को चलाना है सरकार। क्योंकि पहले राजा महाराजा थे, महारानी का गोद में राजा पैदा होता था, मगर प्रजातंत्र में इस राजा मंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, प्रजा जो तय करता है वही लोग। जी है हमारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, जो मैं स्वागत नहीं कर सकता हूँ, शायद सुल्तान शिव करेगा उसका स्वागत, फिर भी हमारा साथी रहा। এটা ফোনটা লইল তো এটা পোর্টাল হ্যাঁ तो राजा से प्रजा के हाथ में जब ताकत आया, तो हर आदमी को सरकार का सुविधा मिलना है। तो पहले जो जमींदारी सिस्टम था उसके नीचे सारे हम लोग गुलाम थे। जो भी हम कमाते थे वो जमींदार लेके जाके महाराजा के पास पहुंचा देते। महाराजा जो भी हम लोग को देगा वो भीख से लेके हम जीवन चलाते थे। प्रजातंत्र में ऐसा नहीं होता है, हर एक आदमी अपना करके, क्योंकि वो स्वतंत्र है कुछ भी करने के लिए। ये आजादी हम लोगों ने, हमारे कांग्रेस ने, महात्मा गांधी का नेतृत्व में सबको दिया है। उसी के तहत इस संविधान हमको बनाया है। संविधान का मूल उद्देश्य वही है, समानता है। इसमें कोई धर्म का नाम पे, जात का नाम पे, भाषा का नाम पे कोई भेदभाव नहीं होता। हर एक को तो समान मौका मिलना है, समान हक है। तो ये सब संविधान में है। इसके तहत किसको क्या मिलना है ये सरकार तय करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग सब टैक्स देते थे, पहले इनकम टैक्स आते थे, इनडायरेक्ट टैक्स वैट के रूप में सब आते थे। अगर जीएसटी आने के बाद इस देश में एक भिखारी भी टैक्स देते हैं। टैक्स के मतलब क्या है ये मत सोचिए, सरकार आपसे पैसा खींच रहा है। आपका सुविधा के लिए सरकार ने सबके पास टैक्स कलेक्ट करके उसको समान रूप से सबको सुविधा दिलाना है, यही सरकार का जवाबदारी है। जैसे हमने कहा जीएसटी आने के बाद भिखारी भी टैक्स देते हैं। जो भुवनेश्वर में जो खजाना है
और दिल्ली में जो खजाना है, दोनों खजाना के ऊपर वो भिखारी का भी हक है। जब पैसा हम अलग अलग कल्याण कार्यक्रम में बांटते हैं तो एक भिखारी को भी हमको सोचना पड़ेगा इसको क्या करना है, उसका घर, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसके लिए क्या करना है करके सोच के सरकार जो आप चुन के भेजते हो सरकार सोचना है। क्योंकि इतने 3.5 लाख करोड़ का बजट में केंद्र सरकार 48 लाख करोड़ तो बजट पेश करते हैं, इसमें सुविधा क्या क्या मिलता है करके किसी को पता नहीं है। क्योंकि मैंने जैसे कहा 4,500 जातियां हैं। अब समझ लीजिए आप अंधभक्त है और वो बोलते समाज में बांटने के लिए लोग जाति गणति पूछ रहा है। दर्जी है, कपड़ा धोने वाला है, अलग अलग काम करने वाला बहुत जातियां हैं। उसको क्या सुविधा देने के लिए क्या कोई सोचा है? क्योंकि वो भी टैक्स देते हैं। 90% जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने बोलते रहता है, 90% 24 घंटा काम करके खजाना भरता है, 10% लोग बैठ के उसका मजा ले रहा है। अभी उल्टा होना चाहिए, जो 90% पूरा खून पसीने से खजाने भरते हैं उसको भी सुविधा सरकार ने देना, इसलिए जाति गणति का जरूरी है। जाति गणति के तहत जो किस जाति या किसान ही समझ लीजिए, किसान के लिए क्या क्या सुविधा देना है वो सोचना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ आंकड़े, जो इस देश में जैसे भुवनेश्वर में सॉफ्टवेयर कंपनियां आ गया है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग आ गया है, रोजगार कितना देता है वो? पूरा सर्विस सेक्टर जो है, हम बोलते हैं इस देश में 10% के ऊपर 12% के ऊपर वो रोजगार नहीं देते, मगर टैक्स तो बहुत देता है। टैक्स तो कम से कम 50% टैक्स देते हैं। और जो रोजगार देने वाला कौन है? सबसे ज्यादा रोजगार कहां देता है? जरा कोई एक आदमी बोलिए। सबसे ज्यादा रोजगार इस देश में जो कृषि में, एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा रोजगार देता है। 54% जो एम्प्लॉयमेंट है वो एग्रीकल्चर कनेक्टेड है, मगर वो इतना पैसा नहीं दे सकते सर्विस सेक्टर वाले। मगर वो 20-22% हमारा खजाना भरते हैं, मगर सबका हाथ में रोजगार देते हैं। यही फर्क होता है। इसके जो पैसा सर्विस सेक्टर वाले भी देता है, जो कृषि से भी आता है और अन्य कारखानों से भी आता है, उसको ठीक ढंग से बांटने के लिए कहाँ बांटना है, इसके लिए जाति जनगणना जरूरी है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, उड़ीसा में जगह है नागड़ा, उधर कम से कम 28 बच्चे मर गया। उसके पास कोई सुविधा नहीं था, वो पहाड़ के ऊपर था। उधर से 20 किलोमीटर में टाटा हॉस्पिटल है। इन लोगों को पता नहीं उधर टाटा हॉस्पिटल है। बच्चे मर गया क्योंकि उसको कोई सुविधा नहीं है। शिक्षा का, स्वास्थ्य का सुविधा कोई सरकार दिया नहीं है। अगर सरकार सुविधा, शिक्षा और स्वास्थ्य का सुविधा देता है तो लोग बच्चे मर नहीं मरते। क्योंकि अजय लालू जी ने बहुत कहा, तो उड़ीसा कितना संपत्ति भरित राज्य है। मेरा कहना अलग है, पूरा देश में सबसे अमीर राज्य उड़ीसा ही है, कर्नाटक भी नहीं है। लोग गरीब, मगर लोग गरीब क्यों? क्योंकि आपका संपत्ति है, राज्य का उड़ीसा राज्य का संपत्ति जो है वो खनाल हो, जो भी हो, वो संपत्ति आपका है, कोई पूंजीपति का नहीं है। ये गाड़ी रखी जो गेट आगे जाके उकास पर गाड़ी दो जी आमोनी करे अच्छा गाड़ी रखी जो ती गेट आगे 4 व्हीलर के गाड़ी दे प्लीज। जो मैं भी कर्नाटक से आता हूँ, 40 साल पहले हम लोग गरीब राज्य थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारा राज्य में बेंगलोर शहर में तो 50 पब्लिक सेक्टर यूनिट किया। पब्लिक सेक्टर यूनिट के मतलब क्या है? आप ही का पैसा से कारखाना बना, कारखाने में सबको रोजगार मिला, तो देश का तरक्की होना शुरू किया है। आज पूरा दुनिया में
सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में वो जो सिलिकॉन वैली कहते हैं दूसरा कैपिटल है, कैलिफोर्निया के बाद दूसरा सिलिकॉन वैली बेंगलुरु है, तीसरा हैदराबाद है। कैसा हम तरक्की किया है। जब हम बैंगलोर से दिल्ली जाता था एक फ्लाइट था 40 साल पहले, जब एनएसयू में था मैं, अभी 100 फ्लाइट है। बैंगलोर से भुवनेश्वर आने के लिए 5 फ्लाइट है, पूरा भरे पड़े हैं। क्यों? उड़ीसा से लोग बैंगलोर आते हैं काम के लिए। इतना अमीर राज्य है वहां पर, इतना अमीर राज्य, इतना खनन हमारे पास नहीं है। तो आप सोचिए, क्योंकि सरकारें आपके साथ आया, किया क्या है, करने का इच्छा भी नहीं है और सरकार में वो सुविधा भी नहीं था। इसलिए राहुल गांधी जी ने लगातार 2014 से बोल रहा है इस देश में जाति गणना जनगणना का जरूरी है, ताकि लोगों को जो सरकार का सुविधा मिलना है वो मिलने के लिए। तो अलग अलग, मैं दक्षिण भारत का बात जब करूं, क्यों आगे है हम लोग, और उत्तर भारत देख लीजिए, क्योंकि अजय लालू जी का भी बहुत जीडीपी में बहुत पैसा देते हैं, मतलब वो चीफ मिनिस्टर बोलता है हम भी जीडीपी में दे रहा है। कौन सा कारखाने से आप पैसा लेके दे रहा है, कौन सा खेती बाड़ी करके दे रहा है? क्योंकि दक्षिण भारत का जो पैसा है ग्रांट का रूप में केंद्र सरकार भरते हैं, वो खजाना आपको ग्रांट दे रहा है। ग्रांट में आप पैसा खर्च कर रहे हैं, वो पैसा जीएसटी पे जाएगा तो जीडीपी बढ़ेगा ही। मगर दक्षिण भारत में ऐसा नहीं है। तो तमिलनाडु जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नंबर 1 पे है, गुजरात में। ताकि हर तबके के लोगों को सरकार का जो सुविधा है वो देते हैं। जो मिड डे मील स्कीम, जो बच्चों को मुफ्त में जो खाना देता है पढ़ने का टाइम में, वो 1920 में तमिलनाडु में शुरू हुआ था। तो केवल उधर आरक्षण 69% आरक्षण है लालू जी, 69% आरक्षण के खिलाफ होने वाला बहुत होगा, उड़ीसा में भी होगा। लोग बोलते हैं आरक्षण देने से मेरिट एफिशिएंसी खत्म हो जाएगा। कम आरक्षण यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ में है 14%, 12%, अभी उड़ीसा में 27% कोशिश कर रहा है। तो आरक्षण कम है, बहुत तरक्की होना था। आरक्षण ज्यादा है तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, आंध्र, तेलंगाना और महाराष्ट्र, तो तरक्की कम होना था, 0 होना था। इतना तरक्की क्यों हो रहा है? तो आपको सोचना पड़ेगा। कुछ राज्यों में, मैं राज्य का नाम नहीं बोलता हूँ, तो बीमारू राज्य कहला जाता है जो आरक्षण बहुत कम है। जो आरक्षण जो ज्यादा है तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र, तेलंगाना, केरला, उधर केरला में जाइए 40% आरक्षण है, उसमें साक्षरता में नंबर 1 पे है, पूरा 100% साक्षरता है, पूरा लिटरेसी है। तमिलनाडु नंबर 1 पे है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। कर्नाटका जीएसटी केंद्र सरकार को दूसरा स्थान पे, महाराष्ट्र के बाद। हैदराबाद, तेलंगाना, आंध्र 14 स्थान पे है जीएसटी भरने में। कहाँ है यूपी? हम 100 रुपए कर्नाटक वाले देते हैं तो हमको वापस 15 रुपया देता है। 100 रुपए यूपी देता है तो उसको 700 रुपया देता है। जीएसटी हम 100 रुपए देता है तो हमको 700 रुपए मिल रहा है। तो ये क्योंकि ये सब होता है, लोगों तक सुविधा नहीं पहुंच रहा है सरकार का, इसलिए जाति जनगणना इसलिए जरूरी है। अब सोच लीजिए कर्नाटक में और महाराष्ट्र में साहू महाराज ने 1902 में पहला रिजर्वेशन दिया। मैसूर महाराजा ने 1918 मिलर कमीशन के रूप में एक कमीशन गठित करके उसका रिपोर्ट के तहत 75% रिजर्वेशन दिया था उस जमाने में। अभी राहुल गांधी 75%, 75% रिजर्वेशन के बारे में बात किया तो लोग खिलाफ करता है। महाराजा ने इसलिए 75% दिया था। आज कर्नाटक इतना तरक्की करते हैं क्योंकि लोगों को मौका मिला, क्योंकि हजारों साल चंद लोगों के ऊपर ही शिक्षा था। जब 1835 में जब लॉर्ड मेकाले ने इस देश का
शिक्षा नीति बनाया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तब 3% साक्षरता थे, शिक्षित थे। बाद में 117 साल के बाद 1942 तक 11% हुआ। अभी आजादी के बाद वो 77% तक हम पूरा लिटरेसी रेट है। क्यों? जब इतने साल हमको शिक्षा नहीं मिलते थे तो स्वाभाविक है पिछड़ापन का। जब सबको मौका मिलेगा तो आगे आने का मौका मिलता है। इसलिए राहुल गांधी जी ने जो अपना जो सेंसस जाति गणति का आप लोगों को सबको सपोर्ट करना है, क्योंकि आपका भलाई के लिए ये है। क्योंकि कुछ लोग बोलेगा संविधान के तहत ये मगरमच्छ आंसू छोड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी का लोग। कि जब संविधान बना तो गोलवलकर ने बोला कि संविधान में कोई बाध्यता नहीं है, ये सब पाश्चिमात्य देश से, वेस्टर्न कंट्री से जो भी है उसको लेके बना, इसलिए मानने के लिए तैयार नहीं है। तिरंगा को लेके बोला ऑर्गेनाइजर में है, आरएसएस का ऑर्गेनाइजर में, उन्होंने बोला कि 3 रंग इस राष्ट्र का अशुभ है, इसलिए हम 3 रंग मानने के लिए तैयार नहीं है। 3 रंग हमारा तिरंगा मानेगा नहीं, हमारा संविधान को मानेंगे नहीं, हमारा प्रजातंत्र को मानेंगे नहीं, फिर क्या मानना चाहते हैं आप लोग? जो हजारों साल से हमारा शोषण किया है वही व्यवस्था चलेगी आप लोग। इसीलिए हमारा पूर्वजों ने जो आजादी की लड़ाई लड़ा, जो हमारा तरक्की के लिए लड़ा है, इसके लिए सबको एक रखने के लिए, समान रखने के लिए, समान हक दिलाने के लिए संविधान दिया है। संविधान का पूरा लागू होना है तो ये जाति जनगणना जरूरी है। जो जनगणना के साथ जाति गणना इसलिए जरूरी है, उसमें पता चलेगा किसके लिए कितना शिक्षा पाया है, कौन सा जात पात धर्म वाले शिक्षा पाया है, और स्वास्थ्य कैसा है, उद्योग क्या किया है, ये सब पता चल जाएगा। तभी इस देश के लिए कार्यक्रम बनाने के लिए केंद्र या राज्य सरकार को सुविधा होगा। इसलिए हम लोग सब मिलके जाति जनगणना को करने के लिए हमको पूरा ताकत के साथ उसको डिमांड करना चाहिए। क्योंकि आप देख लीजिए उड़ीसा में शायद 27% रिजर्वेशन, जब मैं पार्लियामेंट में था 2019 या 2020 में शुरुआत की, उससे पहले 12% ही था रिजर्वेशन। डॉक्टर जी रिजर्वेशन दिया, और ओबीसी है जीरो। शुल्क के लिए संविधान है के बाद 0 हो गया। देखिए जब सिर्फ ये लोग बोलते हैं आरक्षण आते ही क्या एफिशिएंसी खत्म होएगा, मेरिट खत्म हो जाएगा। 75 साल यही मेरिट लोग इस देश चलाया। देश आज भी तो कौन सा स्थिति में है देख लीजिए। हम लोग खास तो दक्षिण भारत में हम आरक्षण के तहत आया है, हमारा और उत्तर भारत का तुलना कर लीजिए, हम कहाँ हैं, उत्तर भारत कहाँ है। इसलिए आरक्षण कोई गरीबी हटाओ कार्यक्रम नहीं है, ये समानता का कार्यक्रम है, समान हक दिलाने का कार्यक्रम है, समान मौका दिलाने का कार्यक्रम है। इसलिए आप लोग भी तो क्योंकि ताकत जो आपके पास जो ताकत है वही आपका राज्य का मयूर बच के हमारा राष्ट्रपिता है जो द्रौपदी मुर्मू जी, इसको कितना ताकत है, वही ताकत जो आखिरी गांव में, उड़ीसा का आखिरी गांव में, आखिरी पंक्ति में आखिरी व्यक्ति को यही ताकत है। 5 साल आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए वो ताकत आप इस्तेमाल करिए। वही संविधान का बहुत बड़ा उपलब्धि है। जो 5 साल में जो सरकार आपके लिए अच्छा काम करता है, आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग और रोजगार, इसके लिए जो काम करते हैं उसको चुनने के लिए 5 साल के बाद मौका मिलता है। उस जो ताकत है उसको बेचिए मत। अभी क्या होता है, कुछ लोग खरीदने में आ जाता है, नहीं तो ईवीएम खरीद लेगा, ये तो ईवीएम बदलेगा, ये सब हो रहा है। क्योंकि जो हम लोग 75 साल जो हमने प्राप्त किया है, तरक्की हुआ है, उसको खत्म करने में लगे हैं। जिससे अजय लालू जी ने बोला 65,000 महिलाएं, माताएं, बहनें, बच्चे गायब है। 64,000 के मतलब समझ ले, बगल में छत्तीसगढ़ झारखंड था, उधर में जब प्रभारी था उधर भी यही आता 21,000 बच्चे
और बच्चे गायब थे। झारखंड में भी वही हाल था, 22,000 बच्चे महिला गायब थे। क्या हो रहा है इस देश में, तो आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि कल आपका दरवाजे तक आने तक आप थोड़ा जागे, जाग के जो आदमी ठीक काम करता है उसको आपको चुनना है, जो गलत काम किया उसको पूरा बंगाल कोल्ली में डाल दीजिए, बंगाल गाड़ी है उस पर डाल दीजिए, नहीं तो देश तरक्की नहीं होगा, कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। जो आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो जंगल राज है, अगर किसी के ऊपर नाराज है तो बुलडोजर चला देगा। अगर कोई एमएलए दुराचार किया तो बच्चियों के ऊपर उसके ऊपर एफआईआर नहीं होगा, जो प्रश्न पूछता है उसको जेल में डाल देगा। तो ये सब विपरीत में चल रहा है, तो बहुत भयंकर होने से पहले इसको रोकना है। इसके आपको संविधान को मजबूत करना है, संविधान के साथ हम लोग चलना है, इस आजादी को बचाना है, तिरंगे को बचाना है, प्रजातंत्र को बचाना है, और जो धर्मनिरपेक्षता सर्वधर्म समभाव जो हमारा सिद्धांत है उसको लेके हमको आगे बढ़ना है। इन्हीं शब्दों के साथ में सुधांशु मेरा बहुत पुराना दोस्त है, हमेशा उड़ीसा में जब ये कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम ओबीसी, दलित, आदिवासी और माइनॉरिटी का कार्यक्रम होता है, हम मेरे खुलाते पहले ही बोल देता है, सर हम बहुत बड़ा बड़ा कार्यक्रम नहीं कर सकता है, मेरा ऑडियंस 500 के ज्यादा नहीं होगा, 500 के नीचे रहेगा, आप जरूर आना है। मैंने बोला नंबर का जरूरी नहीं है, तो ज्ञान कुछ लोग 5 लोगों को मिल गया तो बहुत काफी है, वो लोग ऐसा ही छोटे छोटे कार्यक्रम करके लोगों को तो आपको समझाना पड़ेगा संविधान का महत्व क्या है, संविधान का पवित्रता क्या है, तिरंगे का गौरव क्या है, ये सब समझा के हमको देश को मजबूत करना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मेरा नमस्कार। धन्यवाद हरिप्रसाद जी।